इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेरे जीबीपी यूएसडी ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो हम लोग साफ देख रहे हैं चार्ट में कि मार्केट एक डाउन मूविंग चैनल में जा रहा है और इस चैनल के बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका था। और ये डाउन मूविंग चैनल है और यहाँ से दो चीज़ें ही पॉसिबल है, या तो फिर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की ओर चला जाएगा अगर ब्रेकआउट करता है तो, या तो फिर वापस ये चैनल के अंदर ट्रेड करेगा। सो चैनल ट्रेड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे जिस जगह पे ये पहुँचा है, अपर लाइन पे है ये चैनल के, वहाँ पे आप सेल कर लो। और जब ये चैनल के मिड में जाएगा, और मिड पॉइंट भी खिसकता जाता है, जैसे अगर हम लोग अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो राइट नाउ अगर आप बात करोगे कि मिड पॉइंट कहाँ है, तो लगभग मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो कि प्राइस लेवल आ रही है आपकी 1.20663। लेकिन मार्केट मूव करते करते जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वही 20663 के जगह पे ये हो जा रहा है 20321, यानी कि 30 पिप्स 300 पॉइंट और ज़्यादा नीचे। तो इसलिए यहाँ पे डायनामिक तरीके से ट्रेड की जाती है। चैनल ट्रेड करने में फिक्स्ड स्टॉप लॉस टीपी नहीं रखा जाता है। अब इसमें है कि अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। मेरे फ्री क्लासेस जो कि मैं वेबसाइट पर सबके लिए डाल के रखा हूँ, उसके शुरुआती दिनों में जब मैं बता रहा था कि कैंडल क्या होता है और कैंडल का यूज़ कैसे किया जाता है ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैंने ये बताया था कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए कैंडल का, कितना साइज़ होना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। तो उससे आप पता करेंगे कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। तो चलो, अगर मान लो ब्रेकआउट हो भी जाता है तो क्या बाय करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में नहीं। रीज़न बता देता हूँ। जैसे 4 आवर पे आप जाओगे, आप सोचोगे चलो ब्रेकआउट होगा और मैं ऊपर की ओर मार्केट जाएगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो इसके सिचुएशन में अगर आप मान लो ब्रेकआउट होते होते मार्केट यहाँ जाता है, आपका लगभग 100 पिप, यानी कि 100 नहीं, 111.7, ये आपका इतने पिप का आपका एसएल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बाय पोजीशन लेने की बात नहीं करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया नीचे। अब अगर ये पहले जो इसका चैनल था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, अब ये या ऐसा जो भी है, मतलब ये उसके नीचे तो आ गया। अब मान लो किसी बंदे ने अगर यहाँ पे अगर सेल किया होगा ये सोच के कि अब ये नीचे की ओर ब्रेकआउट हो गया, तो उसका जनरली स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर रहेगा। टीपी क्या उतना का मिला? नहीं। वापस फिर से मार्केट उसी के पैरेलल एक और दूसरा चैनल बना लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर फंडामेंटल सिचुएशन चेंज नहीं करेगी तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर ब्रेक करेगा और फिर दूसरा चैनल, फिर इसी के पैरेलल में एक नया चैनल यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा जो कि डाउन मूविंग चैनल होगा। तो बेसिकली प्राइस थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो मुझे हम लोग के लिए अभी बहुत मुश्किल है पता करना है कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता भी है तो ऊपर की ओर ये कितने जाएगा। इसीलिए बाय साइड ट्रेड करने का आइडिया मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसके पीछे आप फंडामेंटल वजह को समझते हैं कि क्यों आखिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ। इसके पीछे सीधी बात है, फंडामेंटली मुझे नहीं लग रहा है कि पाउंड स्ट्रांग होगा। अब कुछ डेटा पे नज़र डालते हैं। 4 अक्टूबर को यूके फाइनल सर्विस पीएमआई आया, फोरकास्ट से थोड़ा ज़्यादा तो था लेकिन फिर भी पीएमआई 50 से नीचे था। तो 50 के नीचे का पीएमआई एनीवे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट करने के ही जोन में चल रही है अभी। 5 अक्टूबर को कंस्ट्रक्शन पीएमआई फोरकास्ट से भी कम आया, 50 से भी कम आया। आप कैलेंडर यूज़ करते होंगे, आप देख लेना। तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या रहा हमारा, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब आइए देखते हैं यूएस में क्या हुआ। 2 अक्टूबर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सिग्निफिकेंट डेटा बेटर देन फोरकास्ट, जो लेकिन ये भी 50 से थोड़ा कम था, 49 पॉइंट समथिंग, जो कि अभी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन जोन में ही है, बट फिर भी ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये मिला के हो गया न्यूट्रल। JOLTS जॉब्स ओपनिंग बेटर देन फोरकास्ट, बेटर देन प्रीवियस। ISM सर्विसेज PMI बेटर देन 50, सॉरी इट वाज ग्रेटर देन 50 एंड मोर देन फोरकास्ट। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, देखो एक डेटा तो ये हो गया न्यूट्रल, दूसरा ये जो है ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव,
और एडीपी सिग्निफिकेंटली नेगेटिव आया, काफ़ी फोरकास्ट के लगभग आधे के आसपास आया वो। और आप कैलेंडर पर देख सकते हैं, और प्रीवियस 180 के था, इस बार 150 145 के आसपास लोगों ने एनालिस्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी काफ़ी नीचे आया, 89 90 के आसपास आया है। तो ये एक अर्ली साइन है कि हो सकता है एनएफपी भी नेगेटिव आ जाए। बट फिर अगर इन तीनों को हम लोग मिलाते हैं तो ये दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि मंडे को GBP/USD गिरा, उसके बाद पिछले 3 दिन से आज मिला करके GBP/USD ऊपर की ओर ही जा रहा है, जबकि यूके से कोई पॉजिटिव डेटा नहीं है, और यूएस से आज का एडीपी एनएफपी को छोड़ दिया जाए तो कोई नेगेटिव डेटा नहीं था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो फंडामेंटली क्या है कि मार्केट को वहाँ से करेक्ट करना था। तो ये फंडामेंटल चीज़ें इमीडिएट इफेक्ट मार्केट में नहीं ला पाती हैं, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये देखोगे कि क्यों ऐसा हो रहा था, तो मार्केट पिछली बार भी देखो ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, और वहाँ से करेक्ट काफ़ी हद तक करने की कोशिश किया बट नहीं कर पाया अच्छे से, फिर ये यहाँ पे चला गया, इसलिए ये RSI का डबल बॉटम बन गया। तो करेक्शन होता है, और ये PMIs किसी GDP या अनएम्प्लॉयमेंट या फिर CPI जैसे इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तो सिर्फ कैलेंडर में आप देखते हो कि कैलेंडर आपको उसको सिग्निफिकेंट बता रहा है, कैलेंडर नॉन फार्म पेरोल को भी सिग्निफिकेंट बताएगा, और एक सर्विसेज PMI को भी इम्पॉर्टेंट बताएगा। लेकिन एक सर्विसेज PMI और एक नॉन फार्म पेरोल और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो इन्फ्लेशन है वो सब अपने, और एक इंटरेस्ट रेट का डेटा, ये सभी को वो इक्वल दिखाएगा कि दे आर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। लेकिन फिर भी उनमें बहुत अंतर है। PMI से अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ या CPI का न्यूज़ या इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसीलिए ये सब डेटा में यूएस एक्चुअली मजबूत था पॉजिटिव डेटा के कारण, फिर भी GBP/USD ऊपर जाता रहा, और ये करेक्शन आपकी 3 दिन की हुई है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे में, जहाँ पे हम लोग अभी इस चैनल के अपर लाइन पे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसको ये क्रॉस करने के बाद भी ये नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि अगर हम लोग थर्सडे तक की बात करें, अभी थर्सडे है, आज थर्सडे मार्केट आज का डे क्लोज होने वाला है, तो अभी करीबन 4 घंटे बाकी हैं फॉरेक्स डे क्लोज होने में। तो थर्सडे को इम्पोर्टेंट डेटा आ रहा है, यूके का GDP, यूएस का CPI, यानी कि लगभग 1 वीक तक कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट NFP के हिसाब से अभी 1 वीक का डायरेक्शन सेट करेगा। तो अभी मेरा प्लान यहाँ पे क्या है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरा प्लान सिंपल है, मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैं आ जाऊँगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये रहा मिड पॉइंट। मैं सेल मार्केट अभी भी पॉज लेता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे चाहिए एक प्राइस एक्शन नीचे की ओर, और मैं यहाँ पे देखना शुरू करूँगा कल के लंदन सेशन में 15 मिनट टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम के बीच में किस तरह की कैंडल्स फॉर्म कर रही है, और क्या मुझे कोई सिग्निफिकेंट बेयरिश मार्केट रिएक्शन दिख रहा है, तो मैं एक सेल पोजीशन NFP के पहले ले लूँगा। उसके बाद मेरे 2 सेल पोजीशंस और प्लान किए हैं। दूसरा सेल पोजीशन मैं वीक के मिडल में लूँगा। अगर मार्केट ऊपर चला भी गया तो ये मल्टी पोजीशन ट्रेडिंग है। अब मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे अगर यहीं से नीचे आ गया तो ठीक है, मैं तो बीच में क्लोज करके निकल जाऊँगा, गिर गया। अगर नहीं आया, ऊपर चला गया, तो फिर मैं ऊपर जाने के बाद मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मार्केट फिर से एक इस तरह के चैनल में नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो आगे भी ऊपर से फिर कहीं से फिर मुझे प्राइस एक्शन दिखती है, कैंडल पैटर्न दिखता है डाउन नीचे की ओर 1 आवर पे, 4 आवर पे, तो फिर से मैं एक और सेल लूँगा। सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल सेल पोजीशन की मेरी प्लानिंग रहेगी, वो रहेगी कि थर्सडे को क्या होने वाला है। तो NFP के बाद थर्सडे को जब UK US की GDP और CPI रिलीज होगी, UK की GDP और US की CPI, तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि क्या GDP कम आती है या US का CPI बेटर या एटलीस्ट बराबर आता है, तो फिर से मैं सेल पोजीशन लूँगा। अन्यथा अगर ऐसा हो गया कि GDP, पिछली बार UK की GDP काफ़ी नेगेटिव आई थी, लेस देन फोरकास्ट आई थी, और US की CPI एक्सपेक्टेड CPI से आई थिंक 0.1% ज़्यादा आई थी, तो
अगर फिर से ऐसा होता है कि सीपीआई बेटर देन फोरकास्ट आती है या यूएस की, या फिर एटलीस्ट फोरकास्ट के बराबर आती है और जीडीपी यूके की कुछ भी इंप्रूव नहीं होती है, तो ऑब्वियसली मैं सेल पोजीशन लूँगा। लेकिन अगर ये बात उल्टी हो गई, जीडीपी काफ़ी इंप्रूव कर गई, सीपीआई 0.1% भी गिर गया, तो मैं अपने पुराने 2 सेल पोजीशन भी क्लोज कर लूँगा लॉस लेकर के और निकल जाऊँगा। तो ये है प्लानिंग मल्टी पोजीशन की, जहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, अब ये रेंज देखो, जब मैं पिछली बार फार्मूला बता रहा था तो मैं फार्मूले में रेंज की बात करता हूँ कि टोटल अगर आप मल्टी पोजीशन कर रहे हो तो कितने रेंज में कितने पोजीशन कितने डिफरेंस पे कर रहे हो। तो ये सब आप कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ो, तभी आप अपने एक लिमिटेड रिस्क के हिसाब से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लिमिटेड रिस्क ही है, मैं एंटर कर रहा हूँ जहाँ पे प्राइस अभी है 2173 के आसपास। और ये जो आप देख रहे हो ना 23,053 पे जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला लाइन, ये एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पिछली बार ये स्विंग लो था डेली टाइम फ्रेम का, और अभी ये स्विंग हाई है, इससे थोड़ा ऊपर है, दोनों के बीच में 10 पिप का फ़र्क होगा। तो 2290 से 2305, यानी कि ये 15 पिप का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस है, स्विंग जोन है। और इस अगर मैं प्राइस ऊपर जाने की भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो इससे ऊपर अगर चला गया तो फिर मैं किसी भी थर्सडे का या सीपीआई का या यूके के जीडीपी का वेट नहीं करूँगा, मैं अपने लॉसेज लूँगा और बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन अगर आगे के थर्सडे से पहले एनएफपी मान लो अगर न्यूट्रल भी आ सकता है, कल जो एनएफपी आने वाला ज़रूरी नहीं है कि फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा डेविएट करके आए, हो सकता है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एज फोरकास्ट आ जाए, काफ़ी क्लोज आ जाए। तो ये मेरा रेंज है, मेरा रेंज हो गया 2173 से लेकर के 2305, यानी कि लगभग कितने पिप का रेंज हो गया 100। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेट्स डू प्रिसाइज कैलकुलेशन। 2305 2175 अप्रॉक्सीमेटली 130 पिप के आसपास का मेरा ये रेंज हो गया। 130 अगर 10 पिप और भी ज़्यादा ऐड कर लें, और भी 10 पिप ऐड कर लें, तो 150 पिप का रेंज है, यानी 1500 पॉइंट्स का। उसके हिसाब से तो मेरा आर पता चल गया। बाकी चीज़ें मुझे मल्टी पोजीशनिंग के लिए पता करनी है कि कैसे मैं प्लान करके आगे बढ़ूंगा, तो उसके हिसाब से मैं इसका प्लान कर लूँगा कि मेरा बैलेंस क्या है, मैं कितना परसेंट इसमें लगा रहा हूँ, लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, 3 पोजीशन के मैं प्लान कर रहा हूँ दोनों, तो तीनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर 150 पिप का रेंज है तो एक एक पोजीशन 50 पिप्स के आसपास होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ 50 को मान के चलना सही नहीं रहेगा। मैं उसके साथ साथ प्राइस एक्शन भी देखने की बात कर रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम के बीच में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड एंटर करूँगा, ना कि सिर्फ 50 पिप अगर ऊपर मूव कर गया तो ब्लाइंडली मैं ट्रेड ले लूँगा, नहीं। हाँ, 50 पिप ऊपर मूव कर गया, उसके बाद अगर मुझे लगा कि वहाँ से डाउनवर्ड प्राइस एक्शन दिख रही है, 1 आवर 4 आवर पे कोई कैंडल पैटर्न बन रहा है जो कि बेयरिश है, तो फिर मैं सेकंड पोजीशन ऐड कर लूँगा। तो ये है एक प्लान कि इसे हमें ट्रेड करना है इस चैनल को। तो आप समझ गए होंगे, कंक्लूड कर लेते हैं। पहला, फर्स्ट पोजीशन सक्सीड कर गया तो यहाँ पे आ गया, नहीं। सेकंड पोजीशन का प्लान बताया और थर्ड एंड फाइनल पोजीशन का प्लान बताया। और एडवर्स सिनेरियो में एग्जिट का प्लान 2 हो गया, या तो थर्सडे का डेटा, या तो फिर मार्केट इसके ऊपर चला जाए, ये जो रेजिस्टेंस है 2305 का ऊपर चला जाए, यानी इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। और कैंडल क्लोजिंग की बात मैंने करी, तो आपको फिर से उसी एजुकेशन पे जाना होगा जहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई कैंडल कितना बड़ा होना चाहिए किसी ब्रेकआउट को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये भी एक तरह का ब्रेकआउट है। 23,053 एक रेजिस्टेंस लाइन है, और कैंडल कितना बड़ा होना चाहिए इसके ब्रेकआउट के लिए, ये भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ATR यूज़ करके। कैसे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे एजुकेशन में जाएँ। और बहुत ही शुरुआती 3-4 वीडियो में ही वो वीडियो थी जिसमें मैं बता रहा था कैंडल होता क्या है और कैसे कितने साइज़ का कैंडल यूज़ कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। बेसिकली कैंडल का साइज़ क्या होना चाहिए ब्रेकआउट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये प्लान है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं फिर आगे कल कैसा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलता है।